पूरी थी बेटा, नहीं बेटा हम स्टार्ट करेंगे अभी नहीं करेंगे। ये 12th वाला पढ़ाते हैं ना, उसका रहता है, ये 12th वाला है, हमारे को 12th वाला पढ़ा अभी अभी तक पढ़ा है। आवाज आ रही है बेटा? चलिए ठीक है, आइए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। लिखिए, अब सिलेबस थोड़ा स्टार्ट कर लो। ट्राई मतलब क्या होता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई मतलब क्या होता है बताओ? ट्राई मतलब 3 होता है ना, 3। और गॉन मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन होता है। 3 साइड से जो फोटो बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। 3 साइड से फोटो कौन सा बनता है बताओ? 3 साइड से कौन सा फोटो बनता है? ट्रायंगल बनता है। तो ट्रायंगल की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। दैट मींस इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन व्हिच वी हैव टू स्टडी अबाउट ट्रायंगल्स। माइक ऑफ कर दोगे? किन्हीं का माइक ऑन है? माइक ऑफ कर देंगे बेटा। सुनिए ध्यान से, मतलब हम लोग स्टडी करेंगे एक ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में 2 चीजें होती है, एक साइड होता है और एक एंगल होता है। तो एंगल और साइड्स का स्टडी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। स्टडी ऑफ एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो सपोज ये मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऊपर हेडिंग देना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल को, लिख लेते हैं हम लोग। अपोजिट टू एंगल साइड ए होता है, बी से सी का जो डिस्टेंस होगा वो साइड लेंथ ए होगा। अपोजिट टू एंगल बी साइड बी होता है, दैट इज ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो साइड लेंथ बी होगा। और अपोजिट टू एंगल सी जो होगा साइड सी होगा, ठीक है। दैट मींस ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा सी होगा। ये थोड़ा कैपिटल लेटर से लिखना। यहाँ देखो ये ट्रायंगल ए का इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल बी है और ये इंटीरियर एंगल सी है। एंगल्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और साइड लेंथ हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एंगल लिखना होगा तो आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे और साइड लेंथ लिखना होगा तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अपोजिट टू एंगल ए साइड ए होता है, अपोजिट टू एंगल बी साइड बी होता है, अपोजिट टू एंगल सी साइड सी होता है। अच्छा, इसको अगर मैं इसको बढ़ा दूं, ये एंगल क्या कहलाएगा बताओ? एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी होगा। ये एंगल सी का क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये क्या एंगल होगा बताओ? ए का एक्सटीरियर एंगल। और अगर इसको बढ़ा दिया इस तरह से तो ये एंगल बी का क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ रहा है? ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल बी का एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल होगा। अच्छा, कोई बताएगा एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होगा बताओ? इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? जवाब दो। अच्छा ठीक है, वो भी होता है, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। हाँ ठीक है। हाँ, ये एंगल देखो, ये पूरा एंगल 180 होगा और ये ए है, तो इसको इस तरह से लिखो 180 माइनस ए। वो भी सही बोल रहे हो तुम। इंटीरियर एंगल का सम जो होता है, 2 इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है, वो भी सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस 3 और ये एंगल होगा बेटा 180 माइनस सी। तो पहला जो प्रॉपर्टी है इसमें, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ध्यान से सुनना। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। तो पहला प्रॉपर्टी है, लिख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
बराबर क्या आएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो लैंग्वेज में लिख लेना सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का ट्राइंगल का सम जो होता है 180 डिग्री, जानते हो। अच्छा बताओ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। हाँ जोड़ लो सारे को 180 माइनस ए 180 माइनस बी 180 माइनस सी 180 तीन बार आया तो 180 180 180 540 माइनस ए प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी 180 है, दैट इज 540 माइनस 180 दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का सम होगा 360 डिग्री के बराबर। अच्छा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिख लोगे, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ एनी टू साइड्स is always greater than third side, किसी भी दो साइड का सम जो होगा बेटा वो तीसरे साइड से ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी का सम देखा जाए तो किससे बड़ा होगा बताओ। कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो जवाब दो ए और बी का सम किससे बड़ा होगा। हेलो आवाज नहीं आ रही है क्या। हाँ सी से, ये तो देखो क्लियर है ना, सम ऑफ टू साइड्स, कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो अगर हम ए और बी का सम लेते हैं तो ए प्लस बी जो है तीसरे सी से बड़ा होगा बेटा, और अगर हम b प्लस सी लेते हैं तो बड़ा होगा a से, अगर हम a प्लस सी लेते हैं तो वो बड़ा होगा बेटा b से, a प्लस सी लेंगे तो बड़ा होगा b से। नहीं समझ रहे हो क्या बेटा, तो जवाब दो ना, जवाब नहीं देते हो, दिक्कत है, जवाब दिया करो। चौथा, तब हमको लगेगा ऑनलाइन में नहीं पता चलता बेटा, आप जवाब दीजिएगा तो पता चलेगा। अच्छा दूसरा चौथा प्रॉपर्टी लिखिए, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज less than third side, दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, लेकिन दो साइड का कोई भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो तीसरे साइड से छोटा होगा। दैट इज ए और बी का डिफरेंस किससे छोटा होगा बताओ, सी से, तो लेस देन आएगा सी। अच्छा अब ये बताओ क्या ये मैथमेटिकली लिखा हुआ सही है, a माइनस बी लेस देन सी, क्या ये लिखा हुआ सही है क्या। क्यों नहीं लगता है, नहीं ये तो रूल होता है, बट यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मॉड लगाऊंगा, यहाँ पे बस मॉड लगाता। अब कोई कहेगा सर a माइनस बी वाली चीज में आपने मॉड लगाया, ठीक है, a माइनस बी वाली चीज में मॉड लगाया, लेकिन a प्लस बी वाली चीज में मॉड नहीं लगाया। तो इसलिए मॉड नहीं लगाया क्योंकि a b c मैं साइड लेंथ लिख रहा हूँ,
और किसी भी ट्रायंगल का साइड लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है, किसी भी ट्रायंगल का साइड लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनिएगा, ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो सम हमेशा पॉजिटिव आएगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सुनो ध्यान से। ए अगर प्लस हो गया, सॉरी ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया, तो ए माइनस बी क्या आएगा बताओ? ए माइनस बी क्या होगा? अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो ए माइनस बी क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर ए छोटा हो गया बी बड़ा है तो ए माइनस बी क्या होगा बताओ? नेगेटिव। अगर तो इसका मतलब एक वैल्यू प्लस भी है और एक वैल्यू माइनस भी है, और प्लस माइनस जब एक साथ आता है तो उसको हम किससे कलम करते हैं? अगर मॉड से। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं बेटा? मॉड लगाते हैं। यहाँ पे मॉड लगाने का मकसद नहीं है, कुछ मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ए भी प्लस है बी भी प्लस है, ए प्लस बी हमेशा प्लस आएगा। बट यहाँ पे ए माइनस बी का जो वैल्यू आएगा वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, विच डिपेंड्स ऑन ए एंड बी। अगर ए पॉजिटिव है, सॉरी ए बड़ा है बी छोटा है तो ए माइनस बी प्लस आएगा, और ए छोटा है बी बड़ा है तो ए माइनस बी नेगेटिव आएगा। तो ये सिचुएशन प्लस और माइनस दोनों दिख रहा है, इसलिए वहां पे हमने क्या लगाया है? मॉड लगाया है। मॉड क्यों लगाया समझ में आ रहा है? ठीक है, तो उसी तरह से कोई भी दो साइड का डिफरेंस अगर लोगे आप, तो कोई भी दो साइड का डिफरेंस लोगे तो आप मॉड जरूर यूज करना, और सम जब लोगे तो फिर मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो मॉड नहीं लगाना है। तो और उसी तरह से अगर आप ले लें बी और सी का डिफरेंस, तो ये छोटा होगा बेटा ए से, और उसी तरह से ए और सी का जो डिफरेंस मैं ले लूँ तो वो क्या बनेगा? लेस देन बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी ट्रायंगल का, ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ये सब जो है ना, ये सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड और फोर्थ बड़ा अच्छा सवाल में यूज होता है, अलजेब्रा का भी बहुत सारे सवाल में यूज होगा, तो एटलीस्ट इतना प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारा और है, बट अभी तो बेसिक का हम काम कर रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं। इंटीरियर एंगल का सम 180 सबको पता है, एक्सटीरियर का सम 360 होगा, ये दिख रहा है, और दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होता है, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे साइड से छोटा होगा, ये याद रखना। ठीक है, अब चलो, अभी हम एकदम बेसिक बात कर रहे हैं, जो तुम 10th में पढ़े हो उसी की बात कर रहे हैं। लिखो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। अच्छा पहले ये लिखो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, 6 टी रेशियो होता है, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दुनिया में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टैन होता है, एक कॉट होता है, एक सेक होता है, एक कॉसेक होता है। एक साइन, एक कॉस, एक टैन, एक कॉट, एक सेक और एक कॉसेक। ठीक है, अच्छा ये जो भी साइन कॉस टैन कॉट हम बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बात करते हैं, और किसी और ट्रायंगल में वैलिड नहीं है। अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा, कॉस थीटा निकालूंगा, टैन थीटा निकालूंगा, तो दुनिया के किसी और ट्रायंगल में वैलिड नहीं होगा, सिर्फ वैलिड होगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ये एंगल ए है, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। बी पे 90 डिग्री बना, तो इतना तो सबको पता है कि 90 के सामने वाली साइड जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है, 90 के सामने वाली साइड होता है हाइपोटेनियस। तो ये ए से सी का जो डिस्टेंस होगा ये h होगा, हाइपोटेनियस को हम h से डिनोट करते हैं। और सपोज ये एंगल को हम थीटा मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो थीटा के सामने वाली चीज जो है परपेंडिकुलर होगा, और बचा हुआ जो साइड होगा वो क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बचा हुआ जो साइड बचेगा वो बेस होगा। तो साइन थीटा आपको पता है क्या होता है बताओ? बी बाई एच होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, ये सारे पता है आपको, 10th में पढ़ा है आपने। टैन थीटा होता है पी बाई बी। ठीक है, और साइन थीटा का ये जो फोटो इसको उल्टा टांग, तो कॉसिक थीटा आ जाएगा, कॉसिक थीटा आ जाता है एच बाई पी, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा h बाई बी, और टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा b बाई। लिख लो इसको, ये सब तुम जानते हो है ना। हाँ बोलो।
क्या मतलब ए प्लस बी, वो साइड एंगल की तरफ थोड़ी भी साइड लेंथ है ना, साइड लेंथ है ना। हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा साइड होगा ना, ये दो साइड का सम। आप राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हम हाइपोटेनियस को कंपेयर नहीं करेंगे, हाइपोटेनियस आप प्लस बेस नहीं ले सकते ना, ये p प्लस बी ले सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में तो p प्लस बी ले सकते हो, हाइपोटेनियस के साथ थोड़ी लो। हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा साइड होता है ना। स्केलेन ट्रायंगल में नहीं पता होता कि कौन साइड बड़ा है कौन साइड छोटा है। बोलो, जैसे ये राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसमें नहीं पता आपको कौन साइड बड़ा है कौन साइड छोटा है, ठीक है। अब अगर हमको ये डिसाइडेड है, अगर हमको ये डिसाइडेड है कि इसमें एक साइड सबसे बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो जो साइड सबसे बड़ा साइड है वो साइड को के लिए ही वैल्यू होगा, बाकी के लिए नहीं वैल्यू होगा। अगर मान लिया मेरे को पता है कि सी सबसे बड़ा साइड है, तो सी सबसे बड़ा साइड है तो इसका मतलब यहाँ पे सपोज ये साइड सबसे बड़ा है और ये बच गया, मान लिया ये है, ये बी है और ये सी, ठीक है। हमको पता है कि ए सबसे बड़ा साइड है, तो फिर बी प्लस सी ग्रेटर ए लगाएंगे बस, और कंडीशन नहीं लगाएंगे। बी प्लस सी जैसे हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल में तो दिखता है ना, ये साइड सबसे बड़ा है, एच का वैल्यू क्या लेते हो बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेते हो ना। हाँ, तो ये तो सबसे बड़ा वैल्यू है ना, हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा वैल्यू होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब भी वैल्यू होगा तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस का सम जो है हाइपोटेनियस से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। परपेंडिकुलर और बेस का सम हमेशा हाइपोटेनियस से क्या होगा, ज्यादा होगा। वो तो वैलिड होगा, तुम कोई भी ट्रायंगल में तुम चेक कर लो ना, जैसे तुम लेते हो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो, जैसे तुम देखो यहाँ पे तुम यहाँ ले लो 3, ये ले लो 4, ये कितना है 5 है, बताओ बताओ। आप देखो ये 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 ये 3 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, बताओ। 3 प्लस 4 ये 5 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, 5 प्लस 3 4 से बड़ा है या नहीं बड़ा है, बताओ। वो तो वैलिड होगा ही ना, वो तो रूल है ना, वो तो हमेशा रूल है। तो जब रूल है तो वो तो किसी भी एंगल में कहा हमने कोई रिलेशन बताया, एंगल में कहा हमने रिलेशन बताया। हाँ, तो साइड से नहीं बताया हमने, क्या बोला, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होगा। एंगल के लिए रिलेशन तो नहीं बताया, समझ रहे हो। ये वैलिड है रिलेशन ना, हमेशा कोई भी ट्रायंगल तुम ले लो उसमें वैलिड है ना ये। चलो देखो यहाँ से, देखो 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी लिखो, 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ये पता है ना सबको, होता है ना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तीसरा होता है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड हम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। दो वर्ड यूज होता है, एक वर्ड यूज होता है इक्वेशन और एक वर्ड यूज होता है आइडेंटिटी। दोनों में फर्क होता है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है कोई बता सकता है? इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है? शकल दोनों का सेम होता है। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है बता सकता है कोई? जवाब दो। इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है? इक्वेशन प्रूफ किया जाता है, इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए इक्वेशन से वैल्यू निकाल।
अच्छा एक वर्ड होता है डोमेन, डोमेन समझते हो क्या होता है? डोमेन का नाम सुने? डोमेन देखो दुनिया में कोई भी रिलेशन अगर आप लिखते हो ना तो वो किसी न किसी वेरिएबल पे काम करता है। अगर आप कोई भी रिलेशन लिख रहे हैं, मैथमेटिकल रिलेशन अगर लिख रहे हैं और अगर वो सकल इक्वेशन का या आइडेंटिटी का है तो उसमें एक वेरिएबल काम करता है, एक वेरिएबल काम करता है, ठीक है। अच्छा पहले हमको एक चीज ये बताते हैं, देखो एक चीज क्या होता है, तीन तरह का स्टेटमेंट होता है दुनिया में, ठीक है, तीन तरह का स्टेटमेंट होता है दुनिया में। एक स्टेटमेंट कंप्लीट फॉल्स होता है, एक स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रू होता है, और एक होता है एक स्टेटमेंट कंप्लीट फॉल्स होता है, एक स्टेटमेंट कंप्लीट ट्रू होता है, और एक कुछ के लिए फॉल्स होता है, कुछ के लिए ट्रू होता है। तो सुनना ध्यान से, जो स्टेटमेंट कंप्लीट फॉल्स होता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जो स्टेटमेंट कंप्लीट फॉल्स होता है, थोड़ा सा दूसरे जगह में चेंज हुआ है, ठीक है, ध्यान से सुनो। जैसे हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहे हैं, तीन स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, ठीक है। एक हमने लिखा है mod x ग्रेटर देन 3, mod x ग्रेटर देन 3, ठीक है। एक स्टेटमेंट लिखा है mod x लेस देन 0, और एक स्टेटमेंट लिखा है mod x ग्रेटर इक्वल टू, ये तीन स्टेटमेंट लिखा है। सुना ध्यान से, हमने एक चीज तुमको बताया था, mod x का जो वैल्यू होता है वो दो वैल्यू होता है, जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। mod x का जो वैल्यू होगा या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, mod x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। सुना ध्यान से, mod x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये कह रहा है पॉजिटिव ग्रेटर देन 3, तो क्या दुनिया का हर एक पॉजिटिव 3 से बड़ा होता है क्या? दुनिया का हर एक पॉजिटिव क्या 3 से बड़ा होगा क्या? कुछ पॉजिटिव छोटा भी होगा, कुछ पॉजिटिव बड़ा भी होगा, कुछ पॉजिटिव छोटा भी होगा 3 से, कुछ पॉजिटिव बड़ा भी होगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट क्या है, ये जो स्टेटमेंट क्या है, ये कंप्लीट ट्रू है या कंप्लीट फॉल्स है, या कुछ के लिए ट्रू है कुछ के लिए फॉल्स है? हाँ, कुछ के लिए ट्रू और कुछ के लिए फॉल्स है, ठीक है। अच्छा ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, हमने बोला mod x का वैल्यू 0 होगा या पॉजिटिव होगा, mod x का वैल्यू 0 होगा या पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या कर रहा है, mod x लेस देन 0, तो क्या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव हो, 0 से छोटा हो सकता है क्या? यानी कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट फॉल्स है या कंप्लीट ट्रू है? तो ये कंप्लीट फॉल्स है। अच्छा ये स्टेटमेंट देखिए क्या कर रहा है, mod x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। mod का वैल्यू 0 होता है, mod का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो 0 भी फुलफिल है और पॉजिटिव भी फुलफिल। यानी कि अगर mod x का वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और mod x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 0 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बताओ, ये स्टेटमेंट क्या है, कंप्लीट ट्रू है। तो सुनो ध्यान से, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो डोमेन, एक वर्ड होता है डोमेन। इस स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या दिख रहा है तुमको बताओ, इस स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या दिख रहा है, x है, x वेरिएबल है, ठीक है, x वेरिएबल। तो x के जिस वैल्यू के लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, x के जिस वैल्यू के लिए, सुनो कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन अगर आप लिख रहे हो उसमें कुछ वेरिएबल आता है, वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए रिलेशन डिफाइंड होता है, एक वर्ड होता है, मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा वहाँ डोमेन समझ में आएगा, अब इतना ही समझो। वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए रिलेशन डिफाइंड होता है, वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए रिलेशन डिफाइंड होता है वो वेरिएबल का वैल्यू डोमेन कहलाता है। और डिफाइंड में तीन तरह की बातें हो रही, एक तो कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट है, एक कंप्लीट ट्रू है, और एक कुछ के लिए ट्रू और कुछ के लिए फॉल्स है। सुनना, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो डोमेन का सारा वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा वो डोमेन का सारा वैल्यू नहीं आएगा, और यहाँ पे जो आंसर आएगा
नो सॉल्यूशन आएगा, मतलब डोमेन का एक भी वैल्यू नहीं आएगा। और यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो आंसर आएगा, सुनो, यहाँ जो आंसर आएगा वो डोमेन का हर एक वैल्यू आएगा, डोमेन का हर एक वैल्यू। अब इस रिलेशन का डोमेन हम लेते हैं सपोज ऑल रियल, इस रिलेशन का डोमेन हम लेते हैं अगर सपोज ऑल रियल, तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो रियल का सबसेट आएगा, हर एक रियल नहीं आएगा, रियल का कुछ वैल्यू आएगा। इसका आंसर रियल का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, और इसका जो आंसर आएगा ऑल रियल आएगा। तो उसी तरह से जैसे समझो, जैसे सुनो, जैसे अगर हम लिखते हैं ax + b = 0, सुनना ध्यान से, ax + b = 0, ये चीज को समझो। ये क्या दिख रहा है? ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, बताओ। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन कब होगा पता है? ये लीनियर इक्वेशन कब बनेगा? जब इस इक्वेशन को x का एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अगर x का एक ही वैल्यू इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी ये लीनियर इक्वेशन बनेगा। बस वही लो, अगर x का सिर्फ ये एक ही वैल्यू इस रिलेशन को अगर x का सिर्फ एक वैल्यू सूट किया तब ये क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा। और अगर इस रिलेशन को x का हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करने लगा, x का हर एक वैल्यू, दुनिया का हर एक रियल वैल्यू अगर इसको सेटिस्फाई करने लगा तो वो फिर क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। और इस रिलेशन का जो डोमेन होगा ऑल रियल, सुनो, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल। अगर इसका सॉल्यूशन हर एक रियल बन जाए, मतलब x का हर एक रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करने लगे, तब ये आइडेंटिटी बन जाएगा। और अगर x का सर्टेन वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा तब ये इक्वेशन बनेगा। तब ये क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा। सुनना ध्यान से, जैसे देखो हम लिखते हैं 2x + 3 = 0, तो x बराबर क्या मिलेगा? -3/2, -3/। अब बताओ इस इक्वेशन को, इस रिलेशन को कितना x सेटिस्फाई किया? सारा x सेटिस्फाई कर रहा है या सिंगल एक सेटिस्फाई कर रहा है? सिंगल एक x, यानी कि ये जो है ये इक्वेशन है, ये एग्जैक्टली क्या है? इक्वेशन है। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर a को मैं 0 बना देता हूं, सुनना, a को मैं 0 बना देता हूं और b को भी मैं 0 बना देता हूं, ठीक है? अगर a को भी मैं 0 बना देता हूं, b को भी 0 बना देता हूं, सुनना, a को भी मैंने 0 बना दिया, b को भी 0 बना दिया, सुनना। अब यहां पे x रखा, तो अब बताओ x के किस किस वैल्यू के लिए ये रिलेशन 0 बनेगा? बनेगा ना? देखो x 1 रखो, 1 × 0 0 आएगा, 0 + 0 0 आएगा। x = 2 रखो तो भी 0 आएगा, x = ½ रखो तो भी 0 आएगा, x = √2 रखो तो भी 0 आएगा, x = 3 रखो तो भी 0 आएगा, x = -½ रखो तो भी 0 आएगा। यानी कि ये रिलेशन जो ट्रू है वो कितने x के लिए? 2, 4 या इनफाइनाइट x के लिए? इनफाइनाइट x के लिए। तो इस सिचुएशन में ये आइडेंटिटी बन जाएगा, इस सिचुएशन में क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी रिलेशन को, ठीक है, अगर किसी भी रिलेशन को, अगर किसी मैथमेटिकल रिलेशन को डोमेन का हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करता है तो वो शकल होता है आइडेंटिटी का। और अगर किसी मैथमेटिकल रिलेशन को डोमेन का सर्टेन वैल्यू सेटिस्फाई करे तो वो शकल किसका होता है? इक्वेशन का होता है। जैसे अगर हम तुमको लिखते हैं sin θ = 1, sin θ = 1, क्या बताओ थीटा का हर एक वैल्यू के लिए sin का वैल्यू 1 होता है क्या? थीटा का हर एक वैल्यू के लिए sin का वैल्यू 1 होगा क्या? नहीं। यानी कि ये शकल किसका है बताओ? ये की शकल क्या है? इक्वेशन का है। ये शकल क्या है? इक्वेशन का। क्योंकि थीटा के कुछ एक वैल्यू के लिए sin का वैल्यू 1 होगा, हर एक वैल्यू के लिए तो 1 नहीं होगा। लेकिन जो तुम sin² θ + cos² θ लिखते हो बराबर 1, यहाँ थीटा तुम 2 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, आम रखो, इमली रखो, कुछ भी रखो, क्या ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता है? अगर तुमसे हम बोले sin² 2 + cos² 2 = 1, समझ में आ रहा है? sin² 2 + cos² 2 = 1 लिखते हैं या नहीं लिखते?
साइन स्क्वायर हाफ प्लस कॉस स्क्वायर हाफ बराबर क्या लिखते हो? 1 लिखते हो ना? तो ठीक है समझो, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल, थीटा के हर एक रियल वैल्यू के लिए। जिस थीटा के लिए ये रिलेशन डिफाइंड है, जिस थीटा के लिए रिलेशन डिफाइंड है, अगर उसके हर एक वैल्यू के लिए अगर रिलेशन ट्रू है तो फिर क्या है, वो आइडेंटिटी है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ऐसा नहीं कि थीटा के कोई खास वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर थीटा के कुछ खास वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो फिर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या कहलाता? इक्वेशन कहलाता या आइडेंटिटी कहलाता? जवाब दो। हाँ, तो उस इक्वेशन में वो इक्वेशन कहलाता। समझ में आ रहा? आप चीजें को समझ लो, अब आप समझ लो, चीजें को समझ लो। अगर मैं लिखता हूं f(x) बराबर 0, अगर मैं लिखता हूं f(x) बराबर 0, तो इक्वेशन बनने का कंडीशन क्या है? f(x) बराबर 0 को इक्वेशन बनने का कंडीशन क्या है? x का हर एक वैल्यू सूट करेगा या x का कुछ वैल्यू सूट करेगा? x का कुछ वैल्यू सूट करेगा। और f(x) मैं पूछ रहा हूं, सुन लो बात को। f(x) बराबर 0 लिखा, अगर इस रिलेशन को f(x) बराबर 0 को x का सर्टेन वैल्यू सेटिस्फाई करेगा तो क्या f(x) बराबर 0 कैसा शक्ल देगा? इक्वेशन का। और अगर x के हर एक वैल्यू के लिए f(x) 0 हो जाए तो फिर f(x) बराबर 0 क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी बन जाएगा। बस ये ध्यान रखना, ठीक है? और आइडेंटिटी बनने का कंडीशन क्या होगा? अब ये तुम बताओ हमको, सुन लो, ये x प्लस b बराबर 0 में आइडेंटिटी बनने का कंडीशन क्या था? x का हर एक वैल्यू उसका सेटिस्फाई होना चाहिए। x का हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कब कर रहा है? सुन लो, x का हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई कब करेगा? जब a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, तभी तो x का हर एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अब बताओ इस रिलेशन में x का हर एक वैल्यू को सेटिस्फाई कराना है तो इसके लिए क्या कंडीशन होगा? बताओ, a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा या नहीं होगा? अगर a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा तभी इस रिलेशन को ईच एंड एवरी एक सेटिस्फाई करेगा, और जब तक ईच एंड एवरी एक सेटिस्फाई नहीं करेगा तब तक ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा। यानी कि इसको आइडेंटिटी बनने का कंडीशन क्या है? a बराबर b बराबर c 0। उसी तरह से अगर मैं लिखूं ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0, तो बताओ ये रिलेशन आइडेंटिटी कब बनेगा? a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 0, तब ये क्या बन जाएगा? बताओ, आइडेंटिटी बन जाएगा, तभी तो सारा एक सेटिस्फाई करेगा। अब कुछ समझ में आ रहा है? अब कुछ समझ में आ रहा है तुमको? अगर हम f(x) बराबर 0 को, सुनो, अगर हम f(x) बराबर 0 को आइडेंटिटी बनाते हैं तो उसका कंडीशन क्या होगा? उसका कंडीशन क्या होगा? f(x) बराबर 0 को आइडेंटिटी बनाने का कंडीशन क्या है? f(x) में जितने भी कोफिशिएंट हैं इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट a और b था, इसलिए a और b 0 हुआ। यहाँ कोफिशिएंट a, b और c है तो कोफिशिएंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। यहाँ कोफिशिएंट है a, b, c और d है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म भी तो कोफिशिएंट है x पे पावर 0 का। समझ में आ रहा है? तो लिख लो, नोट में लिख लो, कहीं लिख लो, नोट में लिखो, एक लाइन याद रखना, देखो नोट में, इफ f(x) बराबर 0 b एन आइडेंटिटी, देखो इफ f(x) बराबर 0 b एन आइडेंटिटी, उसके
उसके बाद एक चीज और तुमको हम बताते हैं, एफ एक्स बराबर, वीडियो पॉज हो गया तो वीडियो ठीक है 1 मिनट ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में चेंज हो गया है थोड़ा सा, लेकिन जब हम बता रहे हैं तो इसको समझ ही लो। हाँ ठीक है, लिखो नोट में लिखो इफ एफ एक्स बराबर 0 बी एन आइडेंटिटी, देन क्या कंडीशन लगेगा, एफ एक्स बराबर 0 बी एन आइडेंटिटी, देन क्या कंडीशन लगेगा बताओ, देन ईच एंड एवरी कोफिशिएंट इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म, लिखते जाना तुम, हमारा अंग्रेजी नहीं देखना हम क्या लिख रहे हैं, हमारा अंग्रेजी ज्यादा अच्छा है। इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, 0। आइडेंटिटी अगर एफ एक्स बराबर 0 आइडेंटिटी है तो उसके लिए कंडीशन क्या लगाओगे तुम बताओ, एफ एक्स बराबर 0 में जो भी कोफिशिएंट इन्वॉल्व है इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म सारा क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। चलो एक सवाल हम तुमसे पूछते हैं, एग्जाम आएगी, ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 बराबर 0, ये क्वेश्चन लिखा, लिखो फाइंड ए फॉर विच दिस बीइंग एन आइडेंटिटी, क्या क्वेश्चन है बताओ, क्वेश्चन है ए के किस वैल्यू के लिए ये फोटो आइडेंटिटी बनेगा, जवाब दो आप। ए के किस वैल्यू के लिए ये फोटो आइडेंटिटी बनेगा, हाँ ए इक्वल टू 1, समझ में आ गया, कैसे करेंगे बताओ, अगर आइडेंटिटी है, सुनो आइडेंटिटी है इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 1 0 होना चाहिए, तो ए बराबर क्या आएगा यहाँ से प्लस माइनस 1, ए माइनस 1 भी 0 होना चाहिए, तो ए बराबर क्या आएगा 1, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 भी 0 होना चाहिए, तो ए बराबर आएगा 1 और ए बराबर 2, फैक्टराइज करने आता है ना, इसको फैक्टराइज करोगे तो ए बराबर 1 और 2, तो ए का पॉसिबिलिटी क्या क्या मिल रहा है, a1 भी मिल रहा है, a2 भी मिल रहा है, a माइनस 1 भी मिल रहा है, तो बताओ कौन सा ए के लिए तीनों कोफिशिएंट 0 होगा, कौन सा पॉजिटिव 1, कौन सा ए के लिए तीनों कोफिशिएंट 0 होगा, 1 के लिए ए बराबर 1, तो 2 और माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि देखो 2 पे क्या होगा, ये 0 होगा लेकिन ये 0 नहीं होगा और ये 0 नहीं होगा, माइनस 1 पे ये 0 होगा और ये माइनस 1 पे सिर्फ ये 0 होगा, ये और ये 0 नहीं होगा, और 1 पे क्या होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर क्या होगा, ए बराबर 1। अब समझ में आ रहा है, बोलो, अच्छा बताओ ए के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा, ए के किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन बन जाएगा, बोलो, नहीं, a belongs to all real excluding 1, a belongs to all real excluding 1, a का दुनिया क्या है, a का दुनिया रियल है ना, अरे सिर्फ 1 के लिए आइडेंटिटी बन रहा है, तो 1 के अलावे बाकी के लिए क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, समझ में आ रहा है, a बराबर 1 के लिए आइडेंटिटी बनेगा और बाकी वैल्यू के लिए क्या बन जाएगा बेटा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा। अच्छा अब ये तुम बताओ, क्या कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, अच्छा एक्सक्लूडिंग का सिंबल माइनस बताओ, ये माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है ना, एक्सक्लूडिंग, माइनस करके लिखोगे ना तो एक्सक्लूडिंग बोलते हैं, पढ़ेंगे हम लोग सेट में पढ़ेंगे सब, ठीक है, हम थोड़ा सा अलग वे में आ गए। अब देखो तुम ऐसा कभी पढ़े थे बताओ, तुम बचपन में ऐसा लिखता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर लिखता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ऐसा लिखता था, कभी ऐसा देखा है बचपन में, तो इससे आप क्या कर लेते थे, इसमें a का वैल्यू आप क्या लिख लेते थे बताइए, a का वैल्यू 1 लिख लेते थे, b का वैल्यू क्या लिख लेते थे 3
और सी का वैल्यू लिख लेते थे क्या 4। लिखते थे ऐसा नहीं लिखते थे? कभी ऐसा देखे कि नहीं बचपन में? अच्छा अब ये क्यों लिखते थे अब समझ में आ रहा है क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्यों लिख रहे हैं ऐसा? कोई पूछा तुमसे तो तुम बोलोगे कि सर x स्क्वायर वाला टर्म को बराबर कर दो, इधर यहाँ पे कोफिशिएंट a है यहाँ 1 है, a बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ x का b है यहाँ 3 है तो b बराबर 3 हो गया, c है तो यहाँ कांस्टेंट टर्म 4 है तो बराबर हो गया। बट ये क्यों करते हैं, क्यों कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है? हाँ ये बेसिकली आइडेंटिटी है इसलिए कोफिशिएंट इक्वेट हो रहा है। और आइडेंटिटी का शकल, अभी ये आइडेंटिटी का शकल है क्या बताओ? ये क्या ये अभी आइडेंटिटी का शकल है? क्यों नहीं है? आइडेंटिटी का शकल क्या होता है? आइडेंटिटी का शकल क्या होता है बताओ? आइडेंटिटी का शकल में राइट साइड 0 होता है, राइट साइड क्या होता है 0, यानी कि इधर वाला एक साइड का सारा वैल्यू ले जाओ शिफ्ट करो। यहाँ देखो ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर bx माइनस 3x और प्लस c माइनस 4 बराबर 0। अब देखो a माइनस 1x स्क्वायर करो b माइनस 3x करो और c माइनस 4 0 करो। अब देखो आप समझ में आ रहा है? अब ये आइडेंटिटी होगा तो a क्या बनेगा 1, b क्या बनेगा 3, c क्या बनेगा और बनेगा नहीं बनेगा? यानी कि तुमको समझ में आ रहा है जो हम कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं क्यों करते हैं? बेसिकली वो रिलेशन क्या दिया रहता है, आइडेंटिटी दिया रहता है। अब तुमको समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 2x प्लस 1, क्या ऐसा लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं bx प्लस c, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? हाँ यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं बन पाएगा क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, 1 को क्या 0 बना पाओगे क्या तुम? इसका मतलब तुमको क्या समझ में आ रहा है? एक अलजेब्रा का टर्म हम देख लेते हैं, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? अगर दो अलजेब्रिक टर्म है और दोनों का डिग्री लेफ्ट साइड और राइट साइड डिग्री क्या है सेम है तो फिर वो क्या बन जाएगा आइडेंटिटी बन जाएगा। देखो ये इधर भी 2 डिग्री का फोटो है, इधर भी 2 डिग्री का फोटो है, इसलिए आइडेंटिटी बन रहा है। ये 2 डिग्री का फोटो और ये कितने डिग्री का है बताओ? 1 डिग्री का, इसलिए रिलेशन आइडेंटिटी काउंट नहीं होगा। अब आपको लगता है कुछ समझ गया, आइडेंटिटी बहुत बता दी, कभी भी नहीं पकड़ रहे हो। अब आप खाली बस इतना ध्यान रखो ना बेटा, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है ना, आप सडनली पहचान सकते हैं। आप समझ लीजिए, अगर आपका सुन लीजिए, अगर मैं लिखा हूं सुनो, ऐसा कहीं लिखता हूं सुनो, a sin 2 थीटा और प्लस b cos 2 थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा और प्लस 3 cos 2 थीटा, क्या इसको हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a का वैल्यू किससे इक्वेट कर लेंगे 2 से और b का वैल्यू किससे इक्वेट कर लेंगे 3 से। क्यों आइडेंटिटी बन रहा है तुमको ऐसे भी समझ में आएगा। a माइनस 2 साइन 2 थीटा लिखा और b माइनस 3 cos 2 थीटा लिखा, सुनो बराबर 0 आना चाहिए। अगर ये 0 है, अब साइन 2 थीटा कुछ भी देगा, 0 इंटू लफड़ा क्या होगा 0 होगा, cos 2 थीटा कुछ भी देगा, अगर ये 0 है तो 0 गुना cos 2 थीटा क्या आएगा 0, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है,
अगर हम कहीं ऐसा लिखते हैं a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin थीटा प्लस c बराबर लिखे हम कहीं पे 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा प्लस 1, तो क्या ये आइडेंटिटी बन जाएगा बोलो? और आराम से a को 3 बोलेंगे, b को 2 बोलेंगे और c को क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे ये भी समझ में आना है, क्योंकि हम वहां पे हर एक को किसी को 0 बनाएंगे। चलो बहुत बता दिए, इसमें बहुत अंदर तक चले गए। ठीक है, अब तो हमको लगता है एकदम समझ गया हो। अब चलो इधर आ जाओ, हमको इधर के ट्रिग्नोमेट्री में। तो बस ये समझना आइडेंटिटी वर्ड मतलब अगर आपसे कोई पूछे ना, बस एक लाइन में जवाब देना। अगर कोई पूछे इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है, तो आप बताना कि भाई इक्वेशन में क्या होता है, डोमेन का हर एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता है। अगर इक्वेशन का रूट डोमेन का हर एक वैल्यू नहीं बनेगा तो वो इक्वेशन बनेगा। अगर रिलेशन का रूट डोमेन का हर एक वैल्यू नहीं है तो इक्वेशन बनेगा। और किसी रिलेशन का रूट डोमेन का क्या हो जाए, हर एक वैल्यू हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी के केस में सॉल्यूशन होता है डोमेन का ईच एंड एवरी वैल्यू, और इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन क्या होता है, डोमेन का सर्टेन वैल्यू, डोमेन का सर्टेन वैल्यू। चलो ठीक है, आगे देखो। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा देखो बना रहा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बना रहा है। क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को फैक्टराइज कर सकते हो? ये क्या लिखाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इनटू सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखाएगा बोलो। ये दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा ना? ठीक है, अब देखो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 1 आता है तो वो दो नंबर एक दूसरे का क्या कहलाता है? दो नंबर का प्रोडक्ट अगर एक, हाँ, रेसिप्रोकल कहलाता है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखोगे नोट में, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 आएगा तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा ना। x और 1/x का प्रोडक्ट 1 आता है तो x और 1/x क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है क्या? तो लिखो, नोट में लिखो, सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेक थीटा प्लस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो दूसरों को कैसे सोच रहे हैं, दूसरी चीज है। गैलेक्सी M31 किसके नाम से है बेटा? नाम से जोड़ो, नाम से जोड़ो। गैलेक्सी M31 कौन है? इनका भी है। अच्छा, नाम से जोड़ो, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, उसी तरह बताओ, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा तो ये फैक्टराइज होगा तो बनेगा कॉसिक माइनस कॉट और कॉसिक प्लस कॉट। तो लिख लो कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ क्या हो जाएगा, ईच अदर, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक सवाल बना के दिखाओ हमको, छोटा सा सवाल बनाओ तो जरा। देखो इसको बनाओ जरा। एक तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू e पे पावर x, फाइंड cos थीटा, बना के दिखाओ इसको। tan थीटा बराबर e पे पावर x।
हाँ सर, ये श्रेया क्लास ज्वाइन की? जी जी जी। अच्छा, क्या नाम से बैठी है? अभी पे नाम नहीं दिख रहा। क्या क्या नाम से जुड़ी है? नाम क्या लिखिए? और क्या नाम से आप ऐड किए हैं? कौन सा मेरे से है? यहाँ तो आपका नाम नहीं आ रहा है। आप इसमें नाम लिख तो नहीं करते हैं? तो लेकिन यहाँ आपका नाम दिख नहीं रहा है यहाँ पर। क्या नाम से है? सुमन है, आदर्श है। अभी आप लाइव हैं? ठीक है, पता नहीं क्या नाम से। वहाँ पर जब आप ऐड करते हैं तो नाम पूछता है, तो उसमें डालते हैं कुछ। अच्छा ठीक है, आप क्लास कर रहे हैं ना? ठीक है, उसमें आप अगली बार जुड़िएगा तो नाम लिखिएगा, ठीक है? क्या नाम से है? कौन नाम से है? कौन से हैं? जी जी। आए बेटा सारे लोग कब? देखो 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 इधर। तुम अभी पढ़ा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये होता है ना? इसको फैक्टराइज करेंगे क्या लिखा है? सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसको लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा, इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू e पे पावर x है, यह आ जाएगा e पे पावर x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या आएगा बताओ? 1 आएगा। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1 बाई ई पे पावर x होगा। तो जवाब दो। अच्छा, सेक थीटा माइनस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? यही रहने दो, ई पे 1 बाई ई पे पावर x। नहीं नहीं, अब देखो ये 1 है और ये 2 है, हमको cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा निकालने के लिए हम सेक थीटा निकालें या tan थीटा निकालें? cos थीटा निकालने के लिए सेक थीटा या cos tan थीटा? सेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा को उल्टा से tan कर दिया जाए। अब बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या सेक थीटा आ सकता है? बताओ, देखो बढ़िया से। इक्वेशन 1 में सेक प्लस tan है, दूसरा में सेक माइनस tan है। अगर 1 और 2 को हम ऐड कर दें तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो tan थीटा कट जाएगा। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना आ जाएगा बताओ? 2 सेक थीटा आ जाएगा। राइट साइड आ जाएगा e पे पावर x और प्लस 1 बाई ई पे पावर x। सो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? यहाँ मैंने दिया, एलसीएम ले लो e पे पावर x। अच्छा, e पे पावर x और e पे पावर x क्या हो जाएगा? e पे पावर 2x होगा, सोचो। हाँ, e पे पावर x को तुम बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है ना, x प्लस x। e पे पावर 2x लिख सकते हो या e पे पावर x का स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता है? और इसको अल्टीमेटली ये लिख सकते हो e पे पावर 2x लिख सकते हो ना। अब प्लस 1, तो बताओ सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? e पे पावर 2x प्लस 1 अब बाई 2 e पे पावर x। सो cos थीटा कितना आ जाएगा? सेक थीटा का उल्टा, सो 2 e पे पावर x बाई e पे पावर 2x प्लस 1, ये आपका आंसर है। चलिए इसको बनाइए तो थोड़ा सा। अभी हम 9th 10th वाला ही चीज कर रहे हैं, जो आप 9th 10th में पढ़े हैं वही चीज हम कर रहे हैं। देखिए
प्रूव दैट लिखिए इफ cos x plus sin x, if cos x plus sin x, if cos x plus sin x बराबर रूट 2 cos x, if cos x plus sin x बराबर रूट 2 cos x, प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट cos x minus sin x बराबर रूट 2 sin x। क्या कर पाएंगे इसको? अगर cos x plus sin x 2 cos x है तो प्रूफ करना है cos x minus sin x बराबर रूट 2 sin x। कर सकते हैं क्या इसको? कीजिए जरा। जल्दी सा सारे लोग बनाओ बेटा। संस्कृति बनानी नहीं बेटा, बनाओ जल्दी सा, सारे लोग बनाओ बेटा। दिव्या बनाओ बेटा, सारे लोग बनाओ। अंकेश बनाओ यार, बनेगा। अनिकेत बना रहा है भाई, जल्दी करो जल्दी करो। सिद्धि बनाओ बेटा। बन गया है। क्या करेंगे बता सकते हो? स्क्वायर करके ऐड करो, स्क्वायर करके ऐड करो, आ जाएगा। देखो क्या है, गिवन क्या है देख लो। गिवन है cos x plus sin x बराबर रूट 2 cos x, cos x plus sin x बराबर रूट 2 cos x, और है cos x minus sin x का वैल्यू निकालना। इसको तुम p मान लो, इसको p मान लो, कुछ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। अब क्या करो, 1 को स्क्वायर करो और 2 को स्क्वायर करके ऐड करो। अब लिख लो स्क्वायरिंग एंड एडिंग के, स्क्वायर करके दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, इसका लेफ्ट साइड का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? cos x plus sin x का स्क्वायर आएगा और प्लस आएगा cos x minus sin x का स्क्वायर। राइट साइड का स्क्वायर क्या आएगा बताओ? रूट 2 cos x का स्क्वायर अब प्लस p स्क्वायर आएगा बेटा, बोलो समझ में आ रही है? अच्छा, यहां से देखो ये आएगा cos स्क्वायर x, बोलो बोलो। कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी होगा, बट ये सबसे आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो बना ले तो ये cos स्क्वायर x आ जाएगा, ये sin स्क्वायर x आ जाएगा और 2 cos x sin x आ जाएगा। ये बहुत इजी है ना, बड़ा आसानी से आ जाएगा। और यहाँ देखो cos स्क्वायर x और प्लस sin स्क्वायर x आ जाएगा और -2 cos x sin x आ जाएगा। यहाँ आएगा 2 cos स्क्वायर x और प्लस p स्क्वायर आ जाएगा। ये इससे देखो कट जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा और sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा?
2 sin स्क्वायर एक्स आ जाएगा और राइट साइड क्या आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस पी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 sin स्क्वायर एक्स, तो p बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 sin एक्स। तो हमको क्या पुट करना है रूट 2 sin एक्स, तो आ तो रहा है दोनों वैल्यू आ रहा है बट उसमें से लाना है रूट 2 sin एक्स, तो वो लिख लेंगे। या जो गिवन कंडीशन उसी को सीधे स्क्वायर कर दो, उससे भी आ जाएगा। और करके देख लो, दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते हो। समझ में आया ये वाला? या फिर ऐसे बना लो बेटा, या फिर तुम ऐसे बना लो, ठीक है। देखिए और करके देख लो, क्या दिया हुआ है cos x प्लस sin x बराबर दिया हुआ है रूट 2 सब cos x, ठीक है। यही स्क्वायर कर लो तो cos x प्लस sin x का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और प्लस 2 cos x sin x बराबर आएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। अब एक काम करो, ये जो चीज है ना यहाँ 2 cos x sin x रहने दो लेफ्ट साइड और ये 2 cos स्क्वायर x में इधर ये cos स्क्वायर x को राइट साइड शिफ्ट कर दो, तो 2 cos स्क्वायर x में से जाएगा cos स्क्वायर x, तो क्या बच जाएगा cos स्क्वायर x और माइनस क्या जाएगा sin स्क्वायर x। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 2 cos x sin x है, यहाँ पे अलजेब्रा लगाओ। अलजेब्रा लगाने का मतलब आप इसको a स्क्वायर मानो, इसको b स्क्वायर मानो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओ, क्या बन जाएगा cos x प्लस sin x और इनटू बन जाएगा cos x माइनस sin x। अच्छा cos x प्लस sin x का वैल्यू पटक दो, क्या दिया हुआ है रूट 2 cos x, तो 2 cos x इनटू sin x बराबर आएगा रूट 2 cos x इनटू cos x माइनस sin x। अब देखो यहाँ से क्या आएगा cos x कट जाएगा और रूट 2 भी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा लेफ्ट साइड रूट 2 sin x, रूट 2 sin x बराबर आ जाएगा cos x माइनस sin x। इससे भी आ जाएगा आंसर, आप ऐसे ही बना सकते हो। चलो इस सवाल को बना दिखाऊं तो prove that sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ग्रेटर दैन 4, इसको पुट करो sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ग्रेटर दैन 4, कर सकते हो। करो हाँ बेटा, सवाल बनाओ ना, अभी हम ठीक कैमरा के सामने है ही नहीं। बनाओ जल्दी साहब, बना दे। देखो हम पढ़ाए हुए हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगेगा इसमें। देखो फिर अगला सवाल देंगे। देखो ये sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। बोलो
सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कॉसिक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, ये 1 प्लस 1 ये आएगा 2, अब प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आएगा बोलो। बोलो। अच्छा, ये आ गया 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और इसको 1 बाई tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर एक्स को। अच्छा, अब तुमको एक रिलेशन हमने बताया था जब बेसिक क्लास जब हम पढ़ा रहे थे, तो हम तुमको एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बताए थे, याद करो। a प्लस 1 बाई a कुछ बताए थे, क्या होता है, हाँ, a प्लस 1 बाई a जो होता है 2 या 2 से बड़ा होता है, ऐसा कब होता था बताओ, क्या कंडीशन था, उसका कंडीशन हम बताए थे a प्लस 1 बाई a ग्रेटर इक्वल टू 2 जब a पॉजिटिव था। एक और कंडीशन बताया थे, याद होगा, a प्लस 1 बाई a लेस इक्वल टू -2 बताया था, याद है ना, देख लो कॉपी में पढ़ाया है। ऐसा कब बताए थे बताओ, हाँ। अब तुम बताओ, क्या इसमें से दोनों में से कोई फोटो यहाँ पे लग रहा है, इस दोनों में से कोई भी तस्वीर यहाँ पे लग रहा है बताओ, फर्स्ट वाला लग रहा है, वेरी गुड। अगर हम tan स्क्वायर एक्स को a मानते हैं, tan स्क्वायर एक्स को हम a मानते हैं, ठीक है, तो ये शकल a है और ये शकल 1 बाई a है, ये शकल a है और ये शकल 1 बाई a है। अब यहाँ पे अगर आपको पता चल गया कि ये a और 1 बाई a है, तो जब पता चल गया कि a प्लस 1 बाई a वाली तस्वीर लग रहा है, तो अब आप ये डिसाइड करो a पॉजिटिव है या a निगेटिव है। अगर आपको लग रहा है कि a प्लस 1 बाई a वाली शक्ल लग रहा है, तो आप पहले डिसाइड करो कि a पॉजिटिव है या निगेटिव है, या दोनों है। तो बताओ यहाँ पे a पॉजिटिव है या निगेटिव है। हाँ, स्क्वायर आइटम कभी भी होगा तो 0 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, बट यहाँ 0 नहीं लिख सकते हैं। रीजन क्या है, अगर tan स्क्वायर एक्स को 0 लिखेंगे तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, लफड़ा। 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, पता है ना। हाँ, तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 तो नहीं है, और tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि tan स्क्वायर एक्स का दो ही वैल्यू बनेगा, या तो 0 या तो tan स्क्वायर एक्स पॉजिटिव होगा। ये बात तो सूट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स 0 हो जाएगा तो 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, और मैं अनडिफाइंड की बात करता नहीं हूँ। इसका मतलब बताओ, ये वैल्यू जो है ये क्या होगा बताओ, 2 या 2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 2 प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये ग्रेटर इक्वल टू 2 आएगा, बताओ। बोलो। अब यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 में कम से कम 2 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 में कम से कम 2 जोड़ेंगे तो कम से कम 4 आएगा, या फिर 2 से ज्यादा जोड़ेंगे तो 4 से ज्यादा आएगा। दैट इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, इक्वल टू 4 भी हो सकता है, लेकिन सवाल में 4 से बड़ा प्रूफ करने बोला है, इसलिए 4 से बड़ा ले रहे हैं। 4 से बड़ा तो दिख ही रहा है, ये 4 और 4 से बड़ा भी हो सकता है, तो यहाँ पे 4 से बड़ा दिखना है, इसलिए 4 से बड़ा लिखते हैं। समझ में आया है। चलो एक सवाल और हमको बना के दिखाओ। ये बना के दिखाओ हमको, प्रूव दैट अंडर रूट
1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स का मॉड इज इक्वल टू -2 बाई कॉस एक्स। और यहाँ पे x दिया हुआ है पाई बाई 2, 90 डिग्री लेस देन x लेस देन 180 डिग्री। ये प्रूफ करना है। बनाओ, मंजवड़ी नहीं बना देना, एकदम लॉजिक के साथ बनाना। हम तुमको बताते हैं तो लॉजिक के साथ बताते हैं, ये नहीं कि बोलते मंजवड़ी करते रहते हैं। बनेगा बेटा? लग जाना सही चीज़ है, तब उससे बेस्ट कोई काम हो ही नहीं सकता। तो बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम। उससे दो चीज़ का फायदा। बता तो रहे हैं। एक फायदा क्या होता है ना, जब दिखेगा ना हरा भरा खेत, उसमें फंसा है 10 साल तो हमारे उसको देख के बढ़ जाएगा, खुशी होगा ना उसको हरियाली देख के, बाप रे बाप, तो सारा जीवन बदल जाएगा, पूरा खून रिफाइन हो जाएगा देख के। गजब है। दुनिया में उससे बेस्ट कोई काम नहीं। मैं आपका को मार के दूँगा, वापस मार के दूँगे। इस बात का एक ही जगह अभी हम इस बात पे हम लोग समझ नहीं पा रहे क्यों बोल रहे हैं। अभी आपका बात मानना एकदम सही है, सही होना चाहिए। क्या होगा ना कि हम लोग उतना व्यवस्था हर जगह नहीं कर सकते हैं, एक जगह करेंगे तो सबके लिए होगा, और हर जगह छोटा छोटा करेंगे तो पॉसिबल भी नहीं है। एक जगह रहे ताकि उसी व्यवस्था से वो और आगे बढ़ जाए। सही ना वो एकदम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सुमन भरता है बेटा? हाँ, तरीका आप लोग का गलत है। श्रेया जुड़ी है बेटा? हेलो, श्रेया जुड़ी है? समझ में आ रहा है बेटा? तो बना बेटा, इसको बनाओ। चलो हम बता रहे हैं। अच्छा, ये सबसे पहले क्या समझ में? देखो, एक चीज तो तुम दिमाग में बैठा लो, एक चीज तुम दिमाग में बैठा लो, ठीक है? कि अगर रूट के अंदर कुछ शकल आता है तो रूट कब हटेगा बताओ? रूट हटाने के लिए तरीका क्या होगा? अंदर वाली शकल परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर मार्केट में कहीं भी रूट आता है, अगर मार्केट में कहीं भी रूट आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको बनाएंगे, उसको एनी हाउ उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है? दूसरा, अगर आपके पास सवाल में कभी भी 1/3 पावर आ जाए तो ये पावर हटाने के लिए बेस को क्या करना होगा? क्यूब में डेवलप करना होगा। ये सब दिमाग में एकदम ध्यान रखना है, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं। अगर कहीं भी रूट के अंदर का शकल है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में डेवलप करना है। चलो क्या है, इसको रेसलाइज कर लो। ये देख के लग रहा है रेसलाइज करेंगे,
1 माइनस साइन एक्स, या एलसीएम लेके भी कर सकते हो। क्या करूं, एलसीएम ले लूं? क्या करें, एलसीएम ले ले या रिप्लाई करते अलग? एलसीएम ले ले। इसको लिख लो 1 माइनस साइन एक्स, इसको लिख लो 1 प्लस साइन एक्स, इसको लिख लो 1 प्लस साइन एक्स, इसको लिख लो 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा, ये मतलब बाहर मतलब मॉड का कोई मतलब नहीं, बकवास क्या है, ये मॉड देने का कोई मकसद नहीं है, ये बेकार है, ये गलत है सवाल। बाहर में मॉड का कोई मतलब नहीं है, बाहर में मॉड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाहर में ये कुछ एक्स्ट्रा मॉड दिया है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये बेकार दिया है, हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। बाहर में मॉड देने का कोई मकसद ही नहीं है। अच्छा देखो यहां से एलसीएम कितना आएगा बताओ, ये आएगा बोलो। बाहर में ये जो मॉड दिया वो बेकार है, बकवास है, कोई काम का नहीं। अच्छा रूट 1 माइनस साइन एक्स, रूट 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स होगा बोलो, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स बन जाएगा बोलो, बोलो बोलो। अच्छा ये साइन एक्स सही हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2। अच्छा नीचे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, बोलो दिक्कत है क्या किसी को इसमें? ये रूट ए इंटू रूट बी मैं क्या लिखता हूँ, चलो तुम्हारे लिए खास लिख देते हैं, तुम्हारे लिए पूरा लिख देते हैं, तुम भी क्या याद रखते हो। इसको लिख लो 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, पूरा लिख देते तुम्हारे लिए खास। अच्छा अब बताओ ये लिखाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बोलो जवाब दो। बोलो बेटा, यहां पे फिर क्या जाएगा, आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर 2 मिनट रुकने बोली, रुको 1 मिनट, क्या हो गया? चेंज करना होगा। किसमें चला रहा? 2 चल रहा था, 1 चलेगा। रुक जाओ 1 मिनट, डाटा खत्म हो गया। हो गया। हेलो हेलो, आ रहा है बेटा आवाज? हाँ देखिए, देखो ये देखो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा अंडर रूट ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये बताओ अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, कोई जवाब दो। अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। ये लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, मैंने पहला ही दिन बताया था, सबसे पहले यही बताया था। याद करो हमने क्या बोला था लिखने, याद करो क्या बोला था लिखने। हाँ मॉड कॉस एक्स। टाइम लगेगा 2 मिनट। हमने आपको बोला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर को लिखने के लिए कभी भी लिखना तो मॉड एक्स लिखना, ठीक है। हमेशा क्या लिखना, मॉड एक्स लिखना। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या लिखना, मॉड एक्स। कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पे आएगा 2 बाई, यहाँ लिखाएगा मॉड कॉस एक्स। यही तो गलती हुआ था, और इसलिए वो बाहर में मॉड बेकार दे दिया, वो गलत है, झूठ का दिया है। अगर बाहर में वो मॉड है तो आंसर फिट हो जाएगा 2 बाई कॉस एक्स, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। चूज करने के लिए सवाल गलत हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा 2 बाई कॉस एक्स।
चलो यहाँ तक समझ रहे हो? अब सुनो थोड़ा ध्यान से। ये हमने पहला ही दिन बताया था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा क्या लिखना है, मॉड एक्स। पहला ही दिन बताया था फर्स्ट क्लास में। गलती से भी एक्स नहीं लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। अब तुम बड़ा हो गया। अब सुनो, अभी मॉड हमको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश करो। सुनो, जब भी मॉड आ जाता है ना, मॉड सवाल में आ जाता है, जब भी मॉड सवाल में आ जाता है तो अंदर वाली जो शक्ल होता है इसका साइन डिसाइड करना होता है। अंदर वाली जो शक्ल है उसका साइन डिसाइड करना होता है, ठीक है। जैसे मॉड के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है, मॉड के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू है, मॉड ऑफ -3, तो इसको लिखने का तरीका होता है -3 विथ माइनस। सुनना ध्यान से, ये -3 अंदर वाला वैल्यू है, ये -3 अंदर वाला वैल्यू है, ये -3 अंदर वाला वैल्यू है, लेकिन बाहर एक्स्ट्रा हम माइनस लगाते हैं। याद रखना, अगर मॉड के अंदर का क्वांटिटी निगेटिव हो जाए तो मॉड हटाने के बाद क्या करते हैं, मॉड के अंदर वाला जो वैल्यू होता है उसमें एक्स्ट्रा माइनस लगा दिया जाता है। मॉड के अंदर वाला जो वैल्यू होता है उसमें एक्स्ट्रा क्या लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। सुनना, मॉड -3 बराबर हम लिखते हैं -3 ऑफ माइनस। फिर से सुनो, मॉड हटाने के लिए क्या करना होता है, अंदर का साइन डिसाइड करना होता है। अगर मॉड के अंदर का वैल्यू निगेटिव बनता है तो मॉड हटाने के बाद क्या करते हैं, अंदर वाला वैल्यू में एक एक्स्ट्रा लगाते हैं माइनस। लेकिन मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू वही लिखते हैं। तो सुनो, मॉड cos x का वैल्यू हम cos x कब लिखेंगे, बताओ, जवाब दो। हाँ गुड, जब cos x पॉजिटिव होगा। अब मॉड cos x का वैल्यू -cos x कब लिखेंगे, बताओ। हाँ, जब cos x निगेटिव होगा। तो जब भी मॉड हटाना होगा तो अंदर वाला का साइन डिसाइड करना होगा। तब यहाँ देखना होगा कि ये cos x निगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बताएगा ये वाला इंटरवल। एंगल जो है 90 से 180 है, 90 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ 180। कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ, 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x प्लस होता है या माइनस होता है, हाँ माइनस। यानी कि ये वाला वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मॉड के अंदर वाला वैल्यू निगेटिव आ रहा है। तब बताओ यहाँ पे क्या लिखाएगा, 2y मॉड cos x लिखाएगा या -cos x लिखाएगा, अरे अभी तो जवाब दिया था, हाँ -cos x, बस ये प्रूफ हो गया, 2y -cos x, 2y -cos x। अब वो एक्स्ट्रा अगर मॉड देगा, अगर सवाल में एक्स्ट्रा मॉड आएगा तो फिर आंसर प्लस हो जाएगा। वो बकवास किया, वो गलत दिया है, बाहर में एक एक्स्ट्रा मॉड दे दिया है, वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया, सवाल ही गलत हो जाएगा, प्रूफ ही नहीं होगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? ठीक है, तब अब नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास अब ट्यूसडे को होगा। चलिए ठीक, ओके बेटा, ओके ओके ओके।